अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी दुनिया से जो ख़बरें आ रही हैं, बिलख़ुसूस इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और जिस जंग की तरफ ये ख़ित्ता जाता दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल अब तक की ताज़ा तरीन क्या बनी है, इससे क्या ख़ित्ते के अंदर जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं, आलमी दुनिया इसको किस तरह देख रही है, और क्या ऐसा कोई सिलसिला, ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है कि जनाब चीज़ें जो है वो अमन की तरफ जा सकें। इसके ऊपर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है और माहिर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट को आप किस तरह देखते हैं और हालिया ताज़ा तरीन अपडेट इस हवाले से आपके पास क्या है? हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन तक सबसे पहले वो पहुँचें। जो मेरे पास ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं वो ये है कि इसराइल ने अपना जो दूसरा वेव ऑफ अटैक था, दूसरा अटैक जो है वो शुरू कर दिया है। और इस वक्त वो तेहरान और वो ईरान के मुख्तलिफ शहरों पे या मिलिट्री टारगेट्स वगैरह पे उनका कहना ये है इसराइल का कि हम हमले कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जिसका उन्होंने जिक्र किया है वो पहला वाला तो आपको याद होगा नंताज का न्यूक्लियर प्लांट था जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया था और दावा किया है कि हमने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब उन्होंने फर्दो एक और जगह है, ये तकरीबन तेहरान से 20 मील किलोमीटर, और पिछला वाला जो था वो 120 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये फर्दो जो है ये तकरीबन 20 किलोमीटर पे उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है और दूसरे मिलिट्री टारगेट पे भी हमला किया। और वो हमले अभी वेव्स के अंदर जारी है, यानी एक लहर के बाद दूसरी लहर आ रही है और वो हवाई जहाज़ों से ही हमले जारी हैं। मिसाइल वगैरह का तो अभी तक कोई जिक्र नहीं आया। तो लेटेस्ट इत्तला ये है। और जैसे आपको बाकी चीज़ों का तो सुबह से पता ही चल रहा होगा कि इसराइल ने जो पहला हमला किया था उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि इतना डैमेज हुआ। दुनिया ने भी सारी मीडिया के अंदर भी यही आ रहा है कि इसराइल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने वो शहीद कर दिया। उसके अलावा उनकी जो मिलिट्री टारगेट्स है, उनका जो रॉकेट लॉन्चिंग प्लांट उन सबको तबाह कर दिया ईरान के। ईरान ने जवाब में 100 ड्रोन उनके ऊपर फेंके थे, और लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि उससे कोई क्लेम ईरान की तरफ से नहीं आया। मुनव्वर साहब, मैं इसके अंदर ना एक चीज़ देख रहा हूँ, जो तस्वीर सामने आ रही हैं, जो अब तक हम तक भी पहुँची हैं, कि अगर एक इमारत है तो इमारत की सिर्फ जो ऊपरी जो मंजिल है, सिर्फ उसको बहुत ही टारगेटेड जो है वो अटैक किया गया है। बिल्कुल टारगेट जो है वो निशाना लेकर, जिसे कहते हैं जी एक फासले के ऊपर बैठकर आप निशाना लेते हैं और सिर्फ अपना टारगेट अचीव करते हैं। इसके अंदर टेक्नोलॉजी की एक बात समझ में आ रही है। आप क्या समझते हैं कि एक तो इस हवाले से ईरान के साथ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके इस वक्त क्या बयानात सामने आ रहे हैं, वो किस पोजीशन पे खड़े दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के दौर के ऊपर भी जो बात है वो हम चाहेंगे कि आप कर सकें कि इसके ऊपर इस वक्त आपका क्या स्टांस है इस पूरे मामले के ऊपर? अच्छा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इसकी वजाहत जंग उसने कर दी है, सदर ट्रंप ने कर दी है। सदर ट्रंप ने जो बात कही है, मेरे ख्याल से पहले उसको कोट कर लें और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से तैयारे वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट हैं। सदर ट्रंप ने जो आखिरी बयान दिया है जिसमें उन्होंने ईरान को यानी कहा है, यानी आप ये कह लीजिए धमकी के तौर पे कहा है कि आप जो है वो फौरी तौर पे न्यूक्लियर डील कर लें, वो जो जिसके मज़ाकरात चल रहे थे ना, जो रुक गए हैं अब दोहा के अंदर, वो कर लें फौरन, नहीं तो सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ सकेगी। नहीं, इसको आप किस तरह की धमकी समझते हैं कि जनाब देख लो वरना तो ये हो जाएगा, हम भी कुछ नहीं करेंगे, और तुम इस तरह की कोई चीज समझ रहे हैं? कौन नहीं करेगा, मैं आपकी बात समझा नहीं। सर, अमेरिका की जानिब से इस बयान को किस तरह देखा जा रहा है कि जनाब ठीक है जी बैठ जाओ, अदरवाइज तो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, देख लो तुम्हारे साथ शुरू हो चुका है जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है ना कि ये तो बहुत बुरा, इससे खासा बुरा तो हो ही चुका है। आप देखें ना, जो पहला हमला था उसके अंदर इसराइल ने जो नुकसान गिनवाए हैं, इसमें सारी टॉप लीडरशिप उनकी हलाक हो गई। सारे पासदारान इनकलाब के टॉप लीडर, सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट 6 टॉप के वो मारे गए। नंताज का उनका जो प्राइम प्लांट था जो कि पहाड़ी के नीचे आधे मील दूर, आईए का कहना था इंटरनेशनल,
वो तक उन्होंने तबाह कर दिया। मुनव्वर साहब, इतने कीनली टारगेट्स के ऊपर मालूमात हासिल करना ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन है, या आप समझते हैं, आपकी कोई राय है कि जी ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर भी कोई ना कोई काम हो रहा होगा? ईरान के अंदर खुद ईरान मुखालिफ ऐसी लॉबिंग काम कर रही होगी जो इतनी एक्यूरेट चीज़ें दे रही है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, बगैर इंटेलिजेंस के तो ये काम हो नहीं सकता, इसमें दोनों नहीं सर, एक तो होता है ना जी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हमने डाटा जमा कर लिया, एक होता है जी हमारे स्पाइज उधर मौजूद हैं, उनके ग्रुप के अंदर उनका बनकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। कोई इस तरह की चीज हो सकती है? बिल्कुल, ये चीजें तो इंटेलिजेंस के अंदर ये सारी शामिल होती है ना। आप अपने जासूस भी भेजते हैं। आपको याद होगा कि एक दफा उन्होंने जब गोलान हाइट्स के ऊपर हमला किया था इसराइल ने, तो उनका वो एक बड़ा मशहूर जासूस था जिसका नाम था एली कुहान, जिसके ऊपर बहुत बड़ी फिल्म भी बन चुकी है। तो ये मोसाद जो है वो ये हर किस्म के हरबे जो है वो इस्तेमाल करती है अपने दुश्मनों के खिलाफ। और फिर ये कि कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। ईरान और ये तो अब हमास के हमले के बाद से ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 2 हमले ईरान ने किए थे, 2 हमले इसराइल ने किए थे। तो जहाँ तक इंटेलिजेंस का ताल्लुक है वो तो भरपूर तरीके से इस्तेमाल की है इसराइल ने, और ये उसी की बुनियाद के ऊपर मुमकिन हुआ है कि इतने अंदर जाकर और इतने एक्यूरेट तरीके से टारगेट्स को उन्होंने, मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है। क्योंकि ईरान का दावा यह है, कहना यह है, बल्कि उनका जो बयान आया है कि 76 आदमी मारे गए हैं। तो अगर आप गौर करें तो 76 में से ज्यादातर तो आपको मिलिट्री और पासदारान इनकलाब के आदमी नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनको ये उनकी लोकेशन तक का पता था, और इससे पहले वो ये कर चुके हैं। आपको मालूम होगा इस्माइल हानिया साहब को उन्होंने ईरान के एक रेस्ट हाउस के अंदर किया था। हिजबुल्लाह के चीफ को उसके बाद इजाजत दी गई, उनकी सारी लीडरशिप को इसी तरह उन्होंने फ्लैट में और इसी जगह इस टारगेट किया था। तो इसराइल की इंटेलिजेंस तो यकीनन का काम दिखाएगा। अब मुनव्वर साहब, ईरान मुमकिन तौर पे किस हद तक इसका जवाब दे सकता है? ड्रोन तक बात रहेगी? आप समझते हैं कि जनाब और ज्यादा मजीद शिद्दत जो है इसमें देखी जा सकती है, और उस शिद्दत का इंटेंसिटी मतलब आप क्या समझते हैं क्या होगी मतलब आने वाले दिनों में? देखिए, आपको मालूम है कि ईरान ने कुम में, जो कि उनका सबसे मजहबी मुकाम है, वहां पर लाल झंडा लगा दिया है। बिल्कुल। जो कि निशानी है इंतकाम की, है ना? बिल्कुल। और आज बड़ी तादाद में लोग भी गैदर हुए थे वहां पर। अच्छा, हाँ जी हाँ। और आयतुल्लाह खामिनाई का बयान भी आप अपने सामने रखें। उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमला ईरान ने जो जजारियत की है इसराइल ने, ये दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड, यानी इसको सजा के बगैर हम नहीं जाने देंगे। और उन्होंने तो अमेरिका पे भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इसमें इसराइल की मदद की। सदर ट्रंप ने दूसरी तरफ ये कहा कि हम, मुझे ये मालूम तो था, बता तो दिया था इसराइल ने कि हमला करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अमेरिका ने कोई मदद नहीं की इसराइल की। लेकिन जो हथियार तमाम इस्तेमाल किए गए हैं वो इंतहाई जदीद हथियार हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो दूसरा हमला किया था ना पिछले साल इसराइल ने, उसमें उन्हें J-35 लेटेस्ट स्टेल्थ उनके लड़ाका बमबार तैयारे हैं, उसमें किया था। ये 278 किलोमीटर दूर से मिसाइल मार सकता है। ये दुनिया का मतलब ये है कि जदीद तरीन तैयारों में शुमार होता है अभी तक जो टेस्टेड हैं। और इसराइल ने इसे बाकायदा उसमें इस्तेमाल भी किया था। ये बहुत नया नहीं है, ये मगर जंग में कभी नहीं जाता। और वहां से उन्होंने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा किया। और लगता भी ऐसा है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो वीक था, क्योंकि जब उन्होंने ये पेनिट्रेट कर लिया, अगर उनका दावा बिल्कुल सही है, और सारा मीडिया जो कह रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, उन्होंने भी एक्नॉलेज कर लिया, चीन और रशिया ने भी, और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो वो था वो वेल टारगेटेड था। उनकी इंटेलिजेंस के जो वो थे वो उन्होंने पहले से मार्क कर दिए थे उन्हें, तो ठीक वहीं जाके वो मारते थे। और ये जो उनका जो हथियार भी जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इसकी बात तो सदर ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा हमने ना सिर्फ इसराइल को जदीद तरीन हथियार दिए हैं, बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि उनको महारत भी सप्लाई की है। फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं
कि मामला किस तरफ है और किस तरफ नहीं है। सर ठीक है ना? इस हवाले से भी मुनव्वर साहब हमें बताइएगा कि इस पूरी जंग के जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह पड़ सकते हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, और मैं बहुत सारी आपको क्या बता दूं सराहियां भी की जाती है कि जनाब जी इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो जी ईरान और पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान तो उसको मुल्क की तस्लीम नहीं कर सकता। जिस अमली के अंदर भी इस हवाले से भी एक बार फिर आवाज़ हुई कि जी हम उसको मुल्क ही नहीं मानते इसराइल को। अब मामला ये है कि बहुत सारे इस तरह हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें कुछ जज्बाती लोग भी हैं जो अपनी एक मखसूस राय रखते हैं, मगर इस जंग से पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ सकते हैं, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जुग्राफियाई तौर पर देखें तो पाकिस्तान इसमें कहीं भी नहीं आता। ठीक है ना? पाकिस्तान इसमें कहीं नहीं आता। सिर्फ जो पाकिस्तान के ऊपर इसका असर पड़ सकता है वो ये है कि जो अरब कंट्री से जो तेल आता है वो गुजरता है गल्फ ऑफ पर्शिया से, जिसे आप गल्फ ऑफ अरेबिया कहते हैं। ठीक है ना? और जहाँ ये सारे पोर्ट्स वाक़ हैं और फिर इंडियन ओशन से होता हुआ पाकिस्तान आता है अरब कंट्री से। तो पाकिस्तान पे जो मेजर असर इसका पड़ेगा और दुनिया पे भी पड़ेगा वो ऑयल का है। अभी आपने देखा था ऑयल की कीमतें बहुत सस्ती हो गई थी और यहाँ पे लोग मुतालबा करते थे कि हुकूमत ने उस तरह रिलीफ नहीं दिया आवाम को। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। देखे ना, कीमतें तो कहाँ 84 पे थी और 62 और 59 पे गिरी और हमें रिलीफ तो नहीं दिया ना, उस समय नहीं मिल सका था। तो लेकिन यह है कि बहरहाल वो हुकूमत की पॉलिसी थी तो वो इस वक्त भी नहीं है कि इस पर बात की जाए। लेकिन अब फिर आपने देखा एकदम वो जंप करके 59 60 से 68 पे चला गया है, आज ही चला गया है वो। तो इसका मतलब ये है कि ये तेल की सप्लाई लाइन जो है अगर उसमें खलल पड़ा तो फिर तो दुनिया को कुछ उसी किस्म की यानी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि आपको याद होगा कि शाह फैसल के जमाने में 1974 अरब इसराइल जंग के बाद उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, याद है आपको? बिल्कुल। एक बड़ा इसमें बात भी की जाती है कि जी भुट्टो साहब और उसके अंदर उनका भी एक किरदार आता है कि तुम ये देख लो, बंद करके देख लो। हाँ, मतलब ये कि अब ये कहना तो मुश्किल है कि उन्होंने उन्हीं की बात किया, लेकिन शाह फैसल का ये फैसला था कि ऑयल एम्बार्गो लगा दिया क्योंकि तेल तो उनके पास था। ठीक है ना? और मशवरा जरूर उन्होंने दिया होगा। मैं कहा जाता है, मतलब कहा जाता है इस हवाले से कि जी उस वक्त बड़े अच्छे रिलेशंस में थे, लेकिन ये कि कभी सऊदी अरेबिया ने इसका एतराफ नहीं किया। लेकिन बहरहाल सऊदी उन्होंने लगा दिया था। और आपको याद है उसके फौरन बाद वो यहाँ पे आए थे, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, OIC की, है ना? और जिसके अंदर उन्होंने नमाज भी पढ़ी थी, उनकी इमामत में सारे मुसलमान लीडर्स ने बादशाही मस्जिद के अंदर, याद है आपको? लाहौर में हुई थी वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, बड़ी मशहूर हुई थी वो भुट्टो साहब के। और उसके बाद क्या हुआ था सर वो भी बता देना। शाह फैसल साहब के साथ क्या हुआ था? शाह फैसल साहब के साथ फिर क्या हुआ? शाह फैसल साहब के साथ जो अभी तक खबर है वो तो ये है कि उनके इंटरनली जो खानदानी मामला थे उसकी वजह से उन्हें शहीद कर दिया गया। मैं इसलिए इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि सऊदी अरेबिया हमारा बहुत करीबी दोस्त है और ब्रदर है और सब कुछ है। तो जो वर्जन उन्होंने दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसको फॉलो करती है और हम भी उसी को फॉलो करते हैं। यही हमारा स्ट्रेट मौक़िफ़ है। देखो ये राज की बात तो है नहीं ऐसी। तो उन्होंने जो बात कही थी और फिर सारे जो मैंने जहाँ तक मेरे इल्म में है, तो आपको पता है ना कि इन इलाकों में ये जब बादशाहत होती है तो इंटरनल मामला तो चलते रहते हैं। तो इसमें कोई वो भी नहीं है, शक भी नहीं किया जा सकता। मैं एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि यकीनी तौर पे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं और इस जंग के अंदर ईरान के साथ मुस्लिम ममालिक के जो आपसी जो ताल्लुकात हैं आलमी सतह के, मैं चाहूँगा कि उस हवाले से भी रोशनी डालें आप कि आप क्या समझते हैं कि दीगर मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ इस वक्त किस सतह पर खड़े दिखाई देते हैं और उनका स्टांस क्या देख रहे हैं, और अमेरिका का जो दबाव है एक ख़ास उसके ऊपर दीगर ममालिक जो है वो किस तरह चीज़ों को इस जंग के हवाले से देख रहे हैं? जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, OIC जिसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, है ना, वो 53-54 मुस्लिम ममालिक पे मुश्तमिल है जो दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा फोरम है। ठीक है? तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कहने की हद तक तो मुसलमानों का फोरम बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन मुसलमान जो हैं वो सिस्टमेटिकली, इंक्लूडिंग ईरान में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल, इसलिए कि ईरान की जो भी इकोनॉमी है वो इंतहाई कमजोर है इस वक्त। इतनी पाबंदियां लगी हैं उसके ऊपर पिछले 14-15 साल के अंदर कि उनके आप रियाली को देख लें वो उसी से अंदाजा हो जाएगा। उनके सेंट्रल बैंक पे पाबंदियों ने तेल बेचने की इजाजत नहीं है। न्यूक्लियर डील के बाद हसन रूहानी साहब जो थे उनके सदर, उसके ऊपर मैंने बहुत लिखा
और बहुत उन्हें फॉलो किया। मैंने तो उन्हें न्यूयॉर्क तक गया था उन्हें फॉलो करने, जब वो ओबामा के ज़माने में उन्होंने न्यूक्लियर डील को फाइनलाइज किया था 15 जून के महीने में 2015 में। और मैंने उनको बहुत समझदार आदमी थे वो, तो उन्होंने तो न्यूक्लियर डील कर लिया था। लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा कि नहीं, ये जब आए वो अपनी पहली टर्म में, तो उन्होंने आते ही इस ट्रम्प को ईरान ने नहीं मंसूख किया था, ट्रम्प ने मंसूख किया था। उन्होंने कहा बड़ी नाक़िस डील है, मैं दोबारा खुद करूंगा एक डील। और इसी अजीब सी बात है कि जब वो इस टर्म के अंदर आए तो उन्होंने जो पहली 3-4 बातें कही थी कि यूक्रेन की जंग बंद करा दूंगा, गजा की जंग बंद करा दूंगा, ये करूंगा, और फिर उन्होंने ये उसके साथ ये भी कहा था कि चौथा उनका जो पॉइंट था खारजा पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा था मैं ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करूंगा और मैं दावा देता। उन्होंने खत लिखा था खामेनेई साहब को, आपको याद होगा, याद है आपको? नहीं सर, उन्होंने बाकायदा एक खत लिखा था ट्रम्प साहब ने खामेनेई साहब को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ईरानी जो लोग हैं वो बहुत अजीम लोग हैं और आप आ जाइए, न्यूक्लियर डील कर लीजिए। लेकिन एक शर्त लगाई थी उन्होंने, और वो शर्त ही बहुत सबसे कड़ी है। वो ये थी कि उन्होंने कहा था माइनस बम, यानी आप वेपन नहीं बना सकेंगे, ना यूरेनियम को अवशोषित कर सकेंगे आप, यानी एनरिचमेंट नहीं कर सकेंगे। न्यूक्लियर डील के अंदर ये था कि ईरान जो है वो 5% से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन जब न्यूक्लियर डील खत्म हो गया तो ईरान के मुतालिक फिर ये खबरें आनी शुरू हो गई कि उसने अपनी एनरिचमेंट जो है वो बढ़ा दी है। और अब के आपने देखा होगा 4 दिन पहले जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वो गए थे, इसी के बाद ये सारा एकदम तेजी पकड़ा मामले में, उन्होंने ये ऐलान किया कि नहीं, ईरान ने तो इतनी एनरिचमेंट कर ली है, उन्होंने हमें वो नहीं करने, वो बात शायद इत्तेफाक नहीं हो सका हमारी बात से, तो इतनी एनरिचमेंट कर ली है कि वो शायद हथियार बनाने की पोजीशन आ गए। हालांकि ईरान हमेशा इस बात को मुस्तरद करता रहा है कि वो कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, बल्कि उनका एक फतवा है खामेनेई साहब का, वो मैं कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये एटम बम बनाना हराम है, तो एटॉमिक वेपन बनाना हराम है, उनका फतवा है, आप देख लें जाके। तो वो तो ईरान तो इसे बिल्कुल मुस्तरद करता है। जब न्यूक्लियर डील के मुनव्वर साहब इस हवाले से भी आगे कीजिएगा कि अब तक न्यूक्लियर के हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट है कि सूरत हाल कहाँ तक पहुंची थी, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, तो उन्होंने जो है एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए एक हिमायत का ऐलान भी किया था कि जी हम हिमायत करते हैं अगर वो उसको जो है वो प्रॉपर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल हो। देखिए, ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, उन्हें अगर तकलीफ पहुंचती है तो हमें भी उतनी तकलीफ पहुंचती है। अगर उनके ऊपर कोई जाहियत होती है, इसराइल जाहियत करता है, इसराइल ने गजा पे जाहियत की, तो हम तड़प उठे। और गुज़िश्ता 20 माह से हम तड़प रहे हैं। कितना ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो जज्बाती हैं इस मामले के अंदर, कितने ज्यादा, हर जगह आप देखें बैठते ही गजा की बात होती है, हर जगह जहाँ पाकिस्तानी दुनिया में मौजूद है वो। इसी तरह ईरान से भी हमारे बहुत ज्यादा जज्बाती ताल्लुक हैं, तारीखी ताल्लुकात हैं। ईरान हमारा बहुत करीबी दोस्त है। आपको मालूम है कि अभी ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जब इंडो पाक वॉर शुरू हुई थी इस हालिया, तो वो पाकिस्तान आ गए थे फौरन भागे हुए, और उन्होंने कोशिश की थी सालिसी कराने की। और एक बात मैं और आपको बताता चलूं, जितने अच्छे ताल्लुकात उनके पाकिस्तान के साथ हैं, उतने ही अच्छे ताल्लुकात उनके इंडिया के, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं, क्योंकि उनका चाबहार पोर्ट जो है वो भी इंडिया ने ही तामीर किया था, और 700 मील लंबी सड़क भी वो इंडिया ने बनाई है, और आजकल 25 साल की लीज भी उन्हीं के पास है। तो इसीलिए वो सालिसी करना मुमकिन हुआ ना, कि पाकिस्तान से भी ताल्लुकात अच्छे थे, इंडिया से भी ताल्लुकात अच्छे थे। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से मजम्मत की है, जो आपने फॉरेन में, आपने वजीर आजम के लेवल पे, सदर के लेवल के ऊपर, फॉरेन ऑफिस के लेवल के ऊपर देखा है, सबने कहा है, बल्कि यहाँ तक पाकिस्तान ने तो कहा है, जो अपने लिए कहा था कि आर्टिकल 51 जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, उसके तहत ईरान को यह हक हासिल है कि वह जवाबी कार्रवाई करे, जवाबी हमला करे और वो इसराइल को सजा दे। तो पाकिस्तान तो यानी हर हद तक। लेकिन मुनव्वर साहब, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि न्यूक्लियर वेपन अगर ईरान बनाने में कामयाब हो जाता है और एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है, तो उसके बाद क्या नताइज जो है वो सामने आ सकेंगे आलमी दुनिया में? देखिए, ये जो अटैक्स किए हैं इसराइल ने, इनको प्रीएम्प्टिव अटैक्स कहा जाता है, सरप्राइज, यानी उससे पहले के आप ये काम कर चुके हों, उससे पहले ही उस चीज को खत्म कर दिया जाता है। ये हमेशा से इसराइल की स्ट्रेटेजी रही है। आपको याद होगा 1967 वॉर के अंदर उन्होंने ये मिस्र, शाम और उर्दून के खिलाफ इस्तेमाल की थी, जिसके अंदर से यरूशलेम जो था वो फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया था। वो 7:30 बजे उन्होंने हमला किया था। आज उन्होंने तकरीबन 3:30-4 बजे हमला किया। वो प्रीएम्प्टिव अटैक करते हैं। अब
आपकी बात कि हाँ ईरान में यकीनी बात है गुस्सा होगा। तो अगर वाकई में वहां पर ऐसी सूरत हाल हो रही है और वो ये कर लें तो फिर तो सूरत हाल जो है ना यकसर तौर पे तब्दील हो जाएगी। और क्या जो टारगेट अचीव किए गए हैं इसराइल की जानिब से जिसके हवाले से बात की जा रही है, मैं चाहूंगा कि क्या वो इतने 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 ताकतवर हैं कि वो इस प्रोग्राम के अंदर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर असरअंदाज हो सकेंगे कि जनाब हाँ अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर? देखिए बात यह है कि जो उन्होंने बताया है कि सारी मिलिट्री टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, पारदान इंकलाब की सब कर दी, तमाम टॉप जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे उनको खत्म कर दिया, इंजीनियर जो कि प्लांट को रन करते थे उनको खत्म कर दिया, प्लांट को डैमेज कर दिया पूरी तरह से। तो ये सब एक दिन में तो वापस खड़े नहीं हो जाते, इनके अंदर से लंबा टाइम लगता है ना। तो अगर ये क्लेम दुरुस्त हैं सारे के सारे जो आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, तो फिर तो ये कहना कि फौरी तौर पर कुछ करना मुमकिन होगा। अगर कोई गैर मामूली चीज उनके पास मौजूद है फिर तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर कोई उनके पास गैर मामूली चीज नहीं है तो ये इन प्लांट और ये हो सकता है कि ये चांसेस है कि जी गैर मामूली चीज पहले से हो मौजूद बनी हुई हो उनके पास वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मगर उसका अभी मुजाहरा ना किया जा रहा हो। देखिए ईरान बैलिस्टिक मिसाइल तो बनाता रहा है ना, उसका तो ऐलान भी करता रहा है, ठीक है ना, और वो उसके तजर्बे भी करता है, लेकिन ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। और जब तक आप टेस्ट ना करें उसका, वो जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने कर लिया, पाकिस्तान ने किया, इसराइल ने किया, तो उससे ये पता चल जाता है कि हाँ ये अगर जरूरत पड़े तो फिर ये वेपन इस्तेमाल होगा और सही इस्तेमाल होगा। बगैर टेस्ट किया आपको पता कैसे चलेगा कि वो वेपन जो है वो सही है या गलत है? बहुत शुक्रिया सर। तो अगर ऐसा वेपन है बिल्कुल तो बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्जा साहब, हमें तफसीली गुफ्तगू बता रहे थे। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। बजट को लेकर थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे और मजीद करेंगे।